तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी द कर्स्ड को, जो कि एक बढ़िया हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है शॉन एलिस ने। इस मूवी को सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रीमियर करा गया था, जिसका टाइटल था 8 फॉर सिल्वर। इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और ये काफी बढ़िया मूवी है। और भाई आखिरी वीडियो पे तो आप सबने कमाल ही कर दिया, इतने सारे लाइक्स और इतने सारे कॉमेंट्स, दिल खुश कर दिया कसम से। तो इस वीडियो को भी सबसे पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि इससे रीच काफी अच्छी हो जाती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि अभी भी 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह है या फिर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो और अपने सजेशंस मुझको प्रोवाइड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 20th सेंचुरी फ्रांस में एक वॉर को, जहां पर एक कैप्टन अपने ग्रुप के साथ में था और वो अपने सोल्जर्स को बचाने के सारे उपाय करते हुए वॉर को संभाल रहा था। लेकिन दूसरी साइड से जर्मन सोल्जर्स उन लोगों को ट्रिक करते हैं और उन पर फायर कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स और कैप्टन भी घायल हो जाता है। अब उन सभी को मेडिकल टेंट्स के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे थे और कैप्टन को यहाँ पर 3 गोलियां लगी थी, जिनको डॉक्टर्स निकाल देते हैं। लेकिन डॉक्टर को कैप्टन के अंदर एक और बुलेट मिलती है और डॉक्टर उसको निकालता है, जहां पर वो बुलेट सिल्वर से बनी हुई थी और आम बुलेट से काफी बड़ी थी, जिसको देखकर डॉक्टर्स और वहां के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बुलेट आखिर आई कहां से। और कैप्टन शॉक्ड बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो इस बुलेट के बारे में सब कुछ जानता था, जिसके बारे में हम लोग भी थोड़ी देर में जान लेंगे। अब अगले सीन में एक लेडी एक आदमी से मिलने आती है, जो कि अपने आखिरी वक्त में था, और वहां पर वो लेडी वेट करते हुए एक फोटो देखती है जिसके अंदर 2 बच्चे और एक आदमी था। और अब कहानी अचानक से ही 35 साल पहले पहुंच जाती है। हम देखते हैं एडवर्ड और उसकी बहन शार्लेट को अपने घर में, जो कि खेल रहे थे। ये दोनों इजाबेल और सीमस लॉरेंट के बच्चे थे, जहां पर सीमस टाउन का बहुत ही अमीर इंसान था और एक बहुत ही बेरहम लैंड बैरन होता है। अब सीमस का यहाँ पर टाउन के ऊपर काइंड ऑफ राज चला करता था। अब हम उस कबीले को देखते हैं जिनको जिप्सीज या फिर रोमा क्लैन कहा जाता है। यहाँ पर एक लेडी के पास में एक आदमी आता है और वो लेडी उस आदमी को सिल्वर कॉइन्स देती है और बोलती है कि स्टोर आने वाला है, तो उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। वो आदमी भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उन सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके उनके टीथ बना देता है और एक स्कल के जौ में लगा देता है। वो आदमी उन टीथ को उस लेडी को दे देता है और वो लेडी ये बोलती है कि उन्होंने जनरेशन से इसको प्रोटेक्ट किया है और इसने उन लोगों की जनरेशन को प्रोटेक्ट भी किया है। अब तभी वो लेडी उस जौ को वहां पर रख देती है और कुछ चैंटिंग करने लगती है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं सीमस को और उसके साथ कुछ लोगों को, जहां पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे और ये लोग उसी जमीन के बारे में डिस्कशन करते हैं जहां पर वो जिप्सीज रहा करते थे। सीमस उस जमीन को लेना चाहता था और उसके साथ वाले लोग उसको ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वो जमीन यहाँ पर रोमा क्लैन की थी। लेकिन सीमस यहाँ पर अपने घमंड और लालच में किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि सीमस बहुत ही बेरहम किस्म का इंसान था, इसलिए वो उस कबीले पर अटैक करवा देता है और वहां पर सबको जान से मरवा देता है और सब जगह आग लगवा देता है। अब वो लोग उस आदमी को, जिसको हमने टीथ बनाते हुए देखा था, वो उसके हाथ पैर काट कर उसको स्केयर क्रो की तरह वहां पर लटका देते हैं एज अ सिंबल कि यहाँ पर जो कोई भी आए वो सीमस से डरे। और वो उस लेडी को उन सिल्वर कॉइन्स के साथ वहीं पर जिंदा जमीन में दबा देते हैं। अब वो लेडी उन सबसे बोलती है कि उन्हें इन सब का अंजाम भुगतना होगा। लेडी गड्ढे में लेटी हुई कुछ चैंटिंग करती रहती है और सब लोग उसको जमीन में बैरी कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि शार्लेट को उस जगह का नाइटमेयर आता है जहाँ पर उस लेडी को दबाया गया था। वहां पर अब शार्लेट खुद को देखती है और वो स्केयर क्रो जिंदा हो जाता है और इससे डर कर शार्लेट की नींद खुल जाती है। अब दूसरी ओर हम एक टाउन में एक बार को देखते हैं जहां पर हमको जॉन मैकब्राइड को दिखाया जाता है और जॉन यहाँ पर एक पैथोलॉजिस्ट होता है। जॉन बार के अंदर उस टाउन के जिप्सीज के बारे में पूछता है, लेकिन बार ओनर उसको कुछ भी नहीं बताता। जॉन अब अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और यहाँ पर उसके पास में एल्फ्रेड नाम का एक आदमी आता है। एल्फ्रेड जॉन से बात करता है और जॉन उसको बोलता है कि वो जिप्सीज को ढूंढ रहा है
और उसका उनसे कुछ पुराना रिश्ता है जो कि अच्छा तो नहीं है। एल्फ्रेड जॉन को यहाँ की जिप्सीज के बारे में बताता है कि उनके साथ में क्या हुआ था। साथ ही जॉन के साथ भी पास्ट में कुछ काफी बुरा हुआ था जिसके बारे में वो लोग बात करते हैं। दूसरी ओर हम एडवर्ड को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर खेल रहा होता है और उसको जंगल से जिप्सीज वाली जगह से कुछ आवाजें आने लगती हैं जिनके पीछे वो जाता है और वहां पर वो खुद को उसी सेम स्पॉट पर पाता है जहां पर उस ओल्ड लेडी को दबाया गया था। तभी वहां पर वो उस ओल्ड लेडी के बैरियल वाली जगह को डिग करने लगता है और स्केयर क्रोस को हॉन्ट करता है जिसके साथ ही उसकी नींद खुल जाती है। ऐसे ये भी एक नाइटमेयर था और वो घर के बाहर खड़ा हुआ चिल्ला रहा था। अब सभी लोग उसको घर के अंदर लेकर जाते हैं। अब अगले सीन में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं कि तभी टिमी नाम का एक लड़का जो कि एडवर्ड और शार्लेट का कॉमन फ्रेंड होता है वो थोड़ा परेशान सा दिखाई देता है। वो उन लोगों से बोलता है कि उसको ड्रीम्स में कुछ दिखाई देता है और ऐसे नाइटमेयर सभी बच्चों को आ रहे थे। वो सभी बच्चे अब उस स्पॉट पर जाते हैं और वहां पर टिमी के पूछने पर बताते हैं कि उन सबको ही यहाँ के नाइटमेयर्स आते हैं और वो सिल्वर टीथ दिखाई देते हैं। अब तभी टिमी को वहां पर डिग करने की इच्छा होने लगती है और वो वही करता है। यहाँ पर एडवर्ड उसको रोकता भी है कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन टिमी उस ओल्ड लेडी के बॉक्स को निकाल कर उन टीथ को निकाल लेता है और अपने मुंह में लगाकर देखता है जिससे अब वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और एडवर्ड को बाइट कर लेता है। एडवर्ड की हालत देखकर शार्लेट घर से सबको बुलाती है और एडवर्ड को घर लाया जाता है जहाँ पर कोई भी बच्चा ये सब नहीं बताता जो कि यहाँ हुआ था। एडवर्ड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर एडवर्ड को चेक करके ये बोलते हैं कि उसको किसी वाइल्ड एनिमल ने बाइट किया है और डरने जैसी कोई भी बात नहीं है। रात को शार्लेट को फिर से उसी स्पॉट का नाइटमेयर आता है और वो जाग जाती है, जिसके बाद उसको कुछ आवाजें आती हैं एडवर्ड के रूम से और वो एडवर्ड के रूम में जाकर देखती है तो वहां पर एडवर्ड को किसी तरह के टेंटिकल्स ने जकड़ा हुआ था। शार्लेट इस चीज को देखकर डर जाती है और अपने पेरेंट्स को बुलाने जाती है और वापस आकर वो लोग ये देखते हैं कि एडवर्ड अपने रूम में ही नहीं है। अब सभी लोग एडवर्ड को सारी जगह पर ढूंढते हैं लेकिन एडवर्ड कहीं पर भी नहीं मिलता। अब अगले सीन में शार्लेट चर्च में होती है जहां पर उसको टिमी मिलता है जो कि काफी परेशान था। टिमी को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो याद नहीं था, यानी कि दांत लगाने के बाद में क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। शार्लेट उसको बताती है कि उसने एडवर्ड को बाइट किया है। अब टिमी यहाँ पर शार्लेट को बाइबल से पढ़कर बताता है कि जूडस को सिल्वर दिया गया था, यानी कि सिल्वर कॉइन्स दिए गए थे और ये वही सिल्वर कॉइन्स हैं जो कि उस ओल्ड लेडी के पास में थे, यानी कि जिन दांतों को कास्ट करा गया था वो इसी सिल्वर से किया गया था। अब इस मूवी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट को यहाँ पर जूडस ने बिट्रे करा था, जिनका पूरा नाम यहाँ पर जूडस इस्कैरियोट था। बताया जाता है कि आखिरी सपर से पहले यहाँ पर जूडस को 30 पीसेस ऑफ सिल्वर दिए गए थे। यहाँ पर जूडस जो थे वो चीफ प्रीस्ट के पास में गए थे और उन्होंने यहाँ पर एग्री कर लिया था कि जीसस क्राइस्ट को वो हैंड ओवर कर देंगे और वो भी 30 सिल्वर कॉइन्स के बदले में। हालांकि बाद में इस चीज का उनको काफी ज्यादा गिल्ट भी हुआ था और कहा जाता है कि उन्होंने इस पैसे को लौटाने की कोशिश भी करी थी। अब यहाँ पर इस बात का मैं क्लेम 100% नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर बस वही बता रहा हूँ जो यहाँ पर मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा गया है। खैर अब टिमी आगे ये बताता है कि उसने नाइटमेयर्स में काफी भयानक चीजें देखी हैं, कि उसके बड़ों ने जो रोमा क्लैन के साथ में किया है उसकी जो कीमत है वो सभी को भुगतनी पड़ेगी। टिमी बाइबल का वो पेज फाड़ कर शार्लेट को दे देता है और वहां से भाग जाता है। अब जंगल के अंदर टिमी को एडवर्ड दिखता है और टिमी उसके पीछे भागता है, तभी उस पर कोई क्रीचर अटैक कर देता है और टिमी का हाथ टूट जाता है और वो जाकर एक शैक के अंदर छुप जाता है। अब शैक के अंदर वही अजीब सा क्रीचर आता है और वो टिमी पर अटैक करके उसको जान से मार देता है। खैर अब अगले सीन में सीमस के घर पर जॉन आता है, जिसको उसके बेटे एडवर्ड के मिसिंग होने के बारे में पता चला था और वो हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था एल्फ्रेड के सजेशन पर, एज इससे जॉन को भी वो मिल सकता है जिसकी वो खोज में है। उसके बाद में जॉन सबके साथ मिलकर जंगल में चेक करता है तो उन सबको टिमी की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसको एग्जामिन करके जॉन ये बोलता है ये काम किसी एनिमल का ही है, स्पेशली वुल्फ का। अब जॉन वापस सीमस के घर पर आकर सबको चेक करता है और सभी लोगों से बात कर कर वहां का जायजा लेता है। अब रात को जॉन सो रहा होता है जहां पर उसको भी वही सब नाइटमेयर्स आते हैं जो कि अभी तक उन बच्चों को आया करते थे और वो इन ड्रीम से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जॉन अब रात में बाहर जाता है जहां पर उसको कुछ आवाजें आ रही थी और वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जॉन को एडवर्ड के पुराने ब्लड के स्पॉट्स मिलते हैं जिनको वो एग्जामिन करने
लगता है। जॉन उसको चेक करता है और अपने ब्लड से मैच करने लगता है तो उसका ब्लड और एडवर्ड का ब्लड पूरी तरह से अलग था, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ह्यूमन ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सभी का सेम होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर अगले सीन में सीमस जॉन को टाउन के बाकी के हायर लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि जॉन उनकी हेल्प करने आया है। जिसके बाद में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि वहां पर जंगल में आए थे और यहाँ पर उन पर वही वुल्फ जैसा दिखने वाला क्रीचर अटैक कर देता है और 2 लोगों को जान से मार देता है और एनी नाम की एक लड़की को बाइट भी कर लेता है और एनी खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है। एनी अब किसी तरह से टाउन में लोगों के पास में आती है और सब लोग उसको देखकर परेशान हो जाते हैं और जॉन और सीमस वहां पर आते हैं। अब एनी जंगल में घूम रही होती है जिसकी हालत काफी खराब थी और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी और उसकी बैक से निकलते हुए हम कुछ टेंटिकल्स को देख पाते हैं और ये बिल्कुल उसी तरह के टेंटिकल्स हैं जो कि पहले हमने एडवर्ड के ऊपर देखे थे। एनी अब एक रिवर के अंदर गिर जाती है और पानी में डूब जाती है, जहां पर उसको वो टेंटिकल्स पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। अब जॉन घर पर बैठा हुआ था जहां पर उसके पास में इजाबेल आती है और वो जॉन से बात करने लगती है, जहां पर जॉन उसको अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसकी फैमिली के अंदर उसकी वाइफ और बेटी थी जिसको एक वुल्फ ने मार दिया था और वो वुल्फ एक प्लेग लेकर आया था। अब इजाबेल जॉन को सच बताने लगती है जो सीमस ने जिप्सीज के साथ में किया था, लेकिन सीमस वहां पर आकर उनको बात करने से रोक लेता है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सीमस की वजह से था, जिसका डायरेक्ट लिंक यहाँ पर रोमा क्लैन से था, स्पेशली उन सिल्वर फैंग्स यानी कि सिल्वर टीथ से, जिसका राज थोड़ी देर में ही खुलने वाला है। खैर जॉन जंगल में ट्रैप्स लगाने जाता है और उसको यहाँ पर अपनी वाइफ और बेटी के डेथ के नाइटमेयर आते हैं। अब वहां पर वो क्रीचर आ जाता है और जॉन पर अटैक करता है, जिससे जॉन खुद को बचाता है और उस क्रीचर को ट्रैप में फंसाकर घायल कर देता है और गोली मारता है। जॉन उस क्रीचर की बॉडी को सबके पास में लाता है और वो उस क्रीचर के पेट को काटता है, जिसके अंदर से एनी बाहर आती है और वो बहुत ही अग्रेसिव थी और बहुत चिल्ला रही थी, जिससे कि वो लोग उसको शूट करके जान से मार देते हैं। जॉन अब सीमस से बोलता है कि इजाबेल को सब कुछ सच नहीं पता है और वो लेडी कौन है जिसको बरी किया गया था, जिस पर सीमस कुछ नहीं बोलता। जॉन का कहना था कि उसके टाउन में भी ऐसा ही सब कुछ हुआ था और उस लेडी ने इस जगह को कर्स कर दिया है अपने बदला लेने के लिए, और एडवर्ड जो कि अब एक बीस्ट बन चुका है वो उस लेडी के लिए बदला लेगा और बदला खत्म होने तक ये कर्स शांत नहीं होगा। सीमस जॉन से बोलता है कि उसने ये सब शुरू किया है और वही खत्म कर लेगा, और वो जॉन की कोई भी बात नहीं मानता। खैर अगले सीन में सीमस टाउन के सभी लोगों को चर्च में छोड़ देता है उनकी सेफ्टी के लिए और अपनी एक टीम बनाकर सब जगह उस बीस्ट को ढूंढने लगता है। अब घर पर जॉन शार्लेट से बात करता है और बताता है कि टिमी के पास से बाइबल का एक पेज मिला था जिस पर प्रॉफिट इज़ीकियल ने ये लिखा था कि सिल्वर को भट्टी में कोई भी मेल्ट करता है तो वो खुद को मेल्ट करता है और गॉड की शक्ति उसको मिलती है। जॉन अब जोर देकर शार्लेट से पूछता है कि असल में हुआ क्या था, और वो जॉन को सब कुछ बता देती है जो कि उस दिन हुआ था और बाइबल में लिखी बात भी बताती है जैसा कि टिमी ने बताया था। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जो सिल्वर उस टीथ में लगी हुई थी ये वही सिल्वर है जिसका जिक्र बाइबल में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी कि वही 30 चांदी के सिक्के, और उसी लेडी ने इस कर्ज को शुरू किया था, यानी कि उसके हाथ में यहाँ पर गॉड की ताकत थी। उसने यहाँ पर कुछ चांदी के सिक्कों को भट्टी में पिघलाया और उसके बाद में उससे वुल्फ वाले दांत बनवाए। अब इन दांतों के जरिए जिस किसी को भी बाइट किया जाएगा वहां पर एक काइंड ऑफ इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिसके जरिए एक बीस्ट यानी कि गॉड की जो रैथ है वो अनलीश हो जाएगी उन लोगों पर जो कि गलत काम करते हैं, जैसा कि यहाँ पर सीमस ने किया था। तो बेसिकली यहाँ पर हर चीज सीमस की वजह से हुई थी। जॉन अब शार्लेट के साथ में चर्च के अंदर जाता है और वहां से सिल्वर टीथ का जॉ उठा लेता है और सिल्वर ही इस क्रीचर का क्योर था। तो जॉन एक काम करता है कि वो उन टीथ को पिघलाकर बुलेट्स बना लेता है और यही बुलेट हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी जो कि कैप्टन के अंदर से निकली थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ तो बस ये हम थोड़ी देर में जान लेंगे। खैर दूसरी ओर सीमस के घर की जो मेड अनायास होती है वो घर के बाहर कपड़े उठाने जाती है, तभी वहां पर वो क्रीचर आ जाता है और अनायास पर अटैक करने लगता है और उसको बाइट भी कर लेता है। अनायास खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है। अब रात को जॉन घर के बाहर नजर रख रहा होता है जहां पर उसको कुछ कपड़े सूखते हुए दिखाई देते हैं जहां पर खून था। जॉन समझ जाता है कि घर के अंदर ही किसी को बाइट किया गया है और वो घर में आकर देखता है तो मेड अनायास गायब थी। जॉन सीमस को बोलता है कि ये सब सीमस के लालच की वजह से हो रहा है और वो जमीन जिप्सीज की ही थी जिसको सीमस ने जबरदस्ती हड़प लिया था और वो उस बीस्ट का हंट नहीं कर पाएगा बल्कि वो बीस्ट ही हंट कर लेगा। जॉन आगे बोलता है कि उसकी फैमिली को भी सीमस जैसे ही किसी ग्रीडी इंसान की वजह से सफर करना पड़ा होगा और जॉन ने अभी तक ये माना कि वो रिवेंज पर है, लेकिन अब उसको रियलाइज हो गया है कि वो सब कुछ ठीक करने के लिए है। सो बेसिकली यहाँ पर रोमा क्लैन की जो जमीन थी उन्होंने यहाँ पर एक काइंड ऑफ कर्स रख रखा था कि जो कोई
भी उनकी जमीन को हड़पना चाहेगा उस पर ये बीस्ट हमला कर देगा और उनको जान से मार डालेगा। अब रात को इजाबेल शार्लेट के साथ थी और जॉन बेसमेंट के अंदर अपनी गन के अंदर सिल्वर बुलेट्स को लोड कर रहा था। कुछ ही देर के बाद में सीमस को अनायास के रूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो उधर जाकर चेक करता है तो वहां पर अनायास अब क्रीचर में बदल चुकी थी और वो अचानक से ही सीमस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसको शूट करके जान से मार देता है। लेकिन इसी दौरान वो उसको बाइट भी कर लेती है। अब आवाजें सुनकर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और दूसरा क्रीचर घर के अंदर ही घूम रहा था, जिससे शार्लेट और इजाबेल खुद को बचाते हुए बाहर आती हैं। इधर जॉन सब जगह दूसरे क्रीचर को ढूंढता है जो कि अब वहां से चला गया था और वो सीमस को ढूंढने जाता है जो कि एक शैक के अंदर बैठा हुआ था और बहुत ही परेशान था। सीमस बोलता है कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया, साथ ही वो अब बाइट भी हो चुका है जिससे कि अब वो कभी भी बीस्ट में बदल सकता है। जॉन अब सीमस को वहां से लेने आया था, लेकिन अब तक सीमस खुद को ही आग लगाकर अपनी जान दे देता है। जॉन को इससे काफी दुख होता है और वो शार्लेट और इजाबेल को लेकर चर्च के अंदर जाता है। चर्च में आकर सभी लोग बैठ जाते हैं और बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में इजाबेल को गेट के बाहर से एडवर्ड की आवाज आती है जो कि अपनी माँ को बुला रहा था। इजाबेल दुखी हो जाती है और वो अपने बेटे के लिए मेन डोर खोल देती है जो कि उनका मेन प्रोटेक्शन था और तभी वो क्रीचर अंदर आ जाता है। वो क्रीचर अंदर आकर सभी पर अटैक करने लगता है और सबको एक एक करके जान से मारने लगता है। इजाबेल लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती थी और वो उस क्रीचर से बात करने लगती है और उसको उलझाती है और जॉन जिसकी बुलेट्स अभी तक मिस हो रही थी वो इजाबेल के जरिए सिल्वर बुलेट फायर करता है और गोली इजाबेल को लगते हुए उस क्रीचर को लगती है। अब वो क्रीचर नीचे गिर जाता है और इजाबेल धीरे धीरे मरने लगती है। वो क्रीचर अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड ही था। और इसी बीच मूवी के स्टार्टिंग के सीन्स के फ्लैशबैक्स आते हैं जहां पर वो कैप्टन कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड ही था, विच एक्सप्लेन्स कि उसके अंदर से ये सिल्वर बुलेट क्यों निकली थी। बेसिकली इस बुलेट के जरिए वो जो इन्फेक्शन या फिर कर्स था वो खत्म हो गया था। अब तभी मूवी प्रेजेंट में आती है और इजाबेल अपने और एडवर्ड के हैप्पी मोमेंट्स को याद करती है और अपना दम तोड़ देती है। एडवर्ड होश में आकर इजाबेल यानी कि अपनी माँ की डेथ से टूट जाता है और रोने लगता है। अब अगले दिन यहाँ पर एडवर्ड को भी कुछ भी याद नहीं था और शार्लेट जॉन से बोलती है कि अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। अब तभी मूवी के एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में जो लेडी आई थी वो कोई और नहीं डर्ल शार्लेट थी और वो जिस व्यक्ति से मिलने आई थी यानी कि जिसके आखिरी मोमेंट्स चल रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था, जिसने उस हादसे के बाद में एडवर्ड और शार्लेट को अपने बच्चों की तरह पाला था। खैर अब मूवी के अंत में हमको दो चीजें दिखाई जाती हैं कि कैप्टन एडवर्ड की यहाँ मौत हो जाती है और यहाँ पर जॉन भी अपने आखिरी पलों में होता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कर्स्ड मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ये मूवी थोड़ी सी डिफरेंट है और इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। इसको क्रिटिक्स की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए